हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की चौथी वीडियो है और अब यहां से हम एसएचएम के वेरियस एग्जाम्पल्स देखेंगे और सारे एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्पल से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई में, नीट में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, शुरू से सीक्वेंस में वीडियोस देखते हैं, तो आप चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम की सारी कंडीशन याद है? तो देखो, जो पहला एग्जाम्पल हमें लेना है वो एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का। वैसे पेंडुलम 5 तरह का होता है, अभी इसकी जब हेडिंग पड़ेगी तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। सिंपल पेंडुलम में अगर कोई पीतल की जैसे गोली है, गोलक, उसे एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कहीं से बांध के लटका दिया जाए, यानी जो रस्सी है वो ऐसी होनी चाहिए कि लचीली ना हो, रबड़ की तरह ना हो कि आपने लटकाया और वो लेंथ में खिंच गई, तो इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अगर आप इसको लटका के छोड़ दोगे तो mg नीचे, स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर, ये चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये एसएचएम परफॉर्म करे तो इसे इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा, चाहे उस तरफ चाहे इस तरफ, डिस्टर्ब करके छोड़ना होगा। तो अगर इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए तो ये इस तरीके से मोशन करता है और अभी हम इसी वीडियो में इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, एसएचएम की सारी कंडीशंस फुलफिल करेगा। अच्छा, कोई भी एग्जांपल अगर हम पकड़ें और उसकी एनालिसिस करें तो बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उसको जब एनालाइज किया जाएगा तो अल्टीमेटली हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो उसका भी एक प्रोसीजर है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले एसएचएम के कुछ जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया सिंपल पेंडुलम का। इस सिंपल पेंडुलम में भी आगे फिर दो इंपॉर्टेंट केस बनते हैं। सिंपल पेंडुलम ये तो छोटी सी लेंथ का है जो आप कमरे में या किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हो जाए, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, अगर हम इमेजिन करें कि उतना लंबा कोई सिंपल पेंडुलम है, यानी ये अगर अर्थ है, ये इसकी रेडियस है, तो ऐसा कुछ इतना बड़ा अगर कोई पेंडुलम हो और वो एसएचएम परफॉर्म करे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। फिर एक इसमें केस होता है इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम के ऑस्किलेशन का। तो ये दोनों भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो सिंपल पेंडुलम में आगे हमें दो केस और पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल है, अगर कोई अर्थ में हम इमेजिन करो एक टनल बना दें अर्थ के आर पार। अब टनल में भी दो केस हो सकता है, एक टनल ऐसी हो सकती है जो अर्थ के सेंटर से होके गुजरे, और एक केस ये हो सकता है कि सेंटर से होके ना गुजरे। तो ऐसा आपने एक टनल बनाया और उसकी जो दीवारें हैं वो एकदम आपने परफेक्टली स्मूथ बना दी, और यहां अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। इसका मतलब ये भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। हालांकि एसएचएम की सारी कंडीशंस हम देखेंगे कि ये सारी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिंपल पेंडुलम भी छोटे ऑस्किलेशन के लिए एसएचएम परफॉर्म करता है। इसको भी अगर आप यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को या यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। उसके बाद तीसरा केस, सपोज ये कोई लिक्विड है, लिक्विड में पानी ही ले लो, इसमें आपने कोई क्यूब डाला इस तरीके से, तो एक क्यूब अभी फ्लोट कर रहा है। अगर इसको हल्का सा प्रेस करके छोड़ा जाए तो ये भी ऐसे 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 ऑस्किलेशन यानी कि एसएचएम परफॉर्म करता है। तो ये भी एसएचएम का एक एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एक एग्जांपल ये लेते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस स्प्रिंग से m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। अगर इसको भी दबा के या फिर खींच के छोड़ा जाए तो ये भी एसएचएम परफॉर्म करता है। वैसे ही और भी कई सारे एग्जांपल हैं, मेन एग्जांपल्स तो यही हैं। एक जैसे ये कोई यू ट्यूब हो और इसमें कोई फ्लूइड वगैरह भरा हो, इसमें एक तरफ से फ्लूइड को प्रेस करके छोड़ा जाए तो ये भी ऊपर नीचे एसएचएम परफॉर्म करता है। तो एसएचएम के बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। तो ये आप अपने
कॉपी में बना लेना कुछ डायग्राम और एसएचएम के एग्जाम्पल्स लिख लेना। अब देखो एसएचएम का कोई भी केस अगर हम लें, इनमें से कोई भी केस पकड़ें, तो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना होता है। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला निकालने का जो प्रोसीजर है अब वो समझते हैं। तो किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी केस अगर लिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसमें एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहां होगा, मीन पोजीशन पे, जहां पे उस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे, और अगर मीन पोजीशन पे उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो उसी तरह से वहीं पे पड़ा रहेगा। जैसे सिंपल पेंडुलम का ही केस लेते हैं, अगर रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट यहां बांध के ऐसे लटका दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो ये एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। एमजी नीचे, टी ऊपर, टी इक्वल टू एमजी होगा, फोर्सेस बैलेंस हो गए, चुपचाप यहीं पड़ा रहेगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कोई एम मास का ब्लॉक कनेक्ट करके आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो वहीं पड़ा रहेगा। एसएचएम करवाने के लिए हमें उसको उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा चाहे इधर चाहे उधर डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला डायग्राम क्या होगा, मीन पोजीशन वाला, यानी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मीन पोजीशन में। फिर आप क्या करोगे, वहां से उसको डिस्टर्ब करोगे, डिस्टर्ब इट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक फिगर और बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बनाओगे उसका एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी उस पर लगने वाले फोर्सेस को आप शो करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक फोर्स ढूंढेंगे। कौन सा फोर्स, जिस तरह से सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस मैंने जब करवाए थे तो आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम नहीं सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर हम ढेर सारे फोर्सेस पहले शो करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाते हैं। उसके बाद उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स ढूंढते हैं, रेडियल लाइन के लॉन्ग सेंट्रीपिटल फोर्स ढूंढते हैं, यानी कि एफसी की वैल्यू ढूंढते हैं कि कौन सा फोर्स इस सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाता है। उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म करता है तो उस पर जब हम ढेर सारे फोर्सेस जो उस पर लग रहे होते हैं वो शो करने के बाद इसमें हम ढूंढते हैं फाइंड आउट एफआर यानी रेस्टोरिंग फोर्स। हम देखेंगे कि जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं उनमें से कौन सा फोर्स या कितने फोर्स मिलकर, यानी कौन सा नेट फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पे हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है, और ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से जब उधर जाता है तो उसे खींचकर वापस मीन पोजीशन की तरफ लाता है, और जब मीन पोजीशन से इस तरफ निकल जाता है तो वापस मीन पोजीशन की तरफ लगता है, उसकी स्पीड को घटाता है, घटाते घटाते एक्सट्रीमिटीज तक ले जाके जीरो करता है, फिर वापस खींच के लाता है। मतलब एसएचएम परफॉर्म करवाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स। तो हमें वही रेस्टोरिंग फोर्स ढूंढना होगा। फिर रेस्टोरिंग फोर्स का जब आप इक्वेशन लिख लेंगे तो यूज F इज इक्वल्स टू ma एंड फाइंड एक्सेलरेशन। फोर्स पता चलने के बाद F इज इक्वल्स टू ma का यूज करके एक्सेलरेशन a निकाला जा सकता है, और जब आप एक्सेलरेशन a निकाल लेंगे तो वहां पे आप सेटिस्फाई करवाएंगे कंडीशन ऑफ एसएचएम, यानी वहां पे उस पॉइंट पे आप प्रूव करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। पहली कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन के इधर उधर सेम डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेट लाइन में ऑस्किलेशन करना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये चीज आपको तभी दिखेगी जब आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन का इक्वेशन आप कब निकाल पाओगे, जब आप रेस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन निकालोगे। रेस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बनाने के लिए आपको पहले मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को दाएं या बाएं डिस्प्लेस करना होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे फोर्सेस बैलेंस होते हैं। तो जब आप कंडीशन ऑफ एसएचएम सेटिस्फाई कर लोगे, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगना चाहिए।
तो जब एसएचएम प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तब आप यूज करोगे t इज इक्वल्स टू 2π√ओवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, जो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पिछले वीडियो में तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। किसी भी यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, अगर हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मोटा मोटा स्टेप आपको दिमाग में इस तरीके से रखना है। तो अब आगे चलते हैं, इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। देखो पेंडुलम जो वर्ड है, इस पेंडुलम में पेंडुलम कई तरह का होता है। पहले को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? पीतल का अगर कोई गोलक है, स्फेरिकल अगर कोई गोला ले लिया जाए पीतल का मेटालिक, और उसे एक स्ट्रिंग से बांध दिया जाए। ये स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल, मतलब जो लंबाई में खींचे ना, रबड़ की तरह ना हो। तो इसी अरेंजमेंट को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हिंदी में बोलते हैं निलंबन बिंदु। क्या बोलते हैं? निलंबन बिंदु, जहां से इसको लटकाया जाता है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और इसके सेंटर ऑफ मास, जो कि इस केस में इसका सेंटर ही होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ और L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है। L कौन सी लेंथ है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस जो पीतल का आपका गोलक है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से। और इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? सिंपल पेंडुलम। ये अगर आपने 11th में लैब में गए होंगे तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि सिंपल पेंडुलम से हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। पता नहीं कितने लोग लैब में गए होंगे। कई लोग तो स्कूल भी नहीं जाते, ऐसे ही इधर उधर से फॉर्म भर देते हैं और पास भी हो जाते हैं। खैर, दूसरा जो पेंडुलम है इसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम क्या चीज हुआ? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी स्ट्रिंग से ऐसे लटका देते हो और ये ऐसे ऐसे ऑस्किलेशन करता है, इसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। थर्ड, इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। देखो, रस्सी से आपने किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया और उसको इस तरीके से आप सर्कल में घुमाओ। जैसे यहां आपने ऑब्जेक्ट को बांधा, इसको ऐसे नहीं मूव कराना है, इसको ऐसे मूव कराना है सर्कल में। तो इस तरह के पेंडुलम को, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में किया था। तो इस तरह का अगर पेंडुलम फॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोनिकल पेंडुलम। चौथे तरह का जो पेंडुलम होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। अब ये क्या है? देखो, किसी भी स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को आपने बांधा, इसको अगर ऐसे घुमा के छोड़ा जाए, घुमा के मतलब इसको टॉर्स करना है, मोड़ना है, मरोड़ना है। जैसे कभी कभी आप मार्केट से थैले में कोई सब्जी या कोई सामान लेके आते हो और चलते हो तो कभी कभी क्या होता है, पैर से लड़ जाता है और लड़ने से ऐसे ट्विस्ट हो जाता है एक तरफ। तो एक तरफ जब ट्विस्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो उसी पोजीशन में रुका रहता है, फिर वो अनबाउंड होता है, वापस आता है, अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है और फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट हो जाता है। तो उसका ऐसे ऐसे ट्विस्टिंग चलता रहता है। तो अगर इस तरीके का कोई पेंडुलम है जिसमें ऐसे ट्विस्टिंग हो रही है, तो इस तरह के पेंडुलम को टॉर्सनल पेंडुलम बोलते हैं। फिजिक्स में एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर पांचवा जो पेंडुलम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। ये इस तरह का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड नहीं, कितना? 2 सेकेंड। कोई भी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड पेंडुलम।
तो ये 5 तरह के पेंडुलम हैं। अब इसमें हम पहले वाले पेंडुलम की तरफ चलते हैं और जो प्रोसीजर मैंने बताया था उसको अप्लाई करते हैं और इसके फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप सिंपल पेंडुलम बनाएंगे इस तरीके से। इसका मास ले लेते हैं m, इसकी इफेक्टिव लेंथ है l, ये है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन p। अगर यहां पे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यानी इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखें, तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे और स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा t ऊपर। और आप यहां लिखोगे कि अगर हम कुछ ना करें, इसे डिस्टर्ब ना करें, तो t इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा व्हाट, mg। तो ठीक है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसी तरह से पड़ा रहेगा। लेकिन हमें अगर इसे SHM परफॉर्म करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसे इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। तो डिस्प्लेस करेंगे तो अब ये बीच की लाइन ऐसे डॉटेड अप बनाएंगे और अब पेंडुलम की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होगी। मान लेते हैं इसे वर्टिकल से हमने कितना डिग्री डिस्प्लेस किया, थीटा डिग्री। पहली बात, अगर ये थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी आप इसे इस पोजीशन से यहां कहीं ले गए, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके के शेप में होगा, धनुष के आकार में। तो ये तो SHM का पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। यानी SHM का पहला कंडीशन क्या होता है कि मीन पोजीशन के इधर उधर स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, तो ये SHM परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये SHM तभी परफॉर्म करता है जब इस थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री समथिंग लाइक दैट। यानी यहां से बस ये हल्का सा इधर मूव हुआ और यहीं इसका ऐसे ऑस्किलेशन हो रहा है, तभी किसी कर्व के बहुत छोटे से हिस्से को अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, तब इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। ये SHM की पहली कंडीशन फुलफिल करेगा। लेकिन उतना छोटा डायग्राम नहीं बनाया जा सकता समझाने के लिए, तो समझाने के लिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू आपको अच्छी खासी दिखेगी। बट ध्यान से समझते रहना कि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी ये SHM की पहली कंडीशन फुलफिल करेगा। तो दूसरे प्रोसीजर में क्या था कि हम फिगर बनाएंगे और फिर FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इस पर लगने वाले फोर्सेस को दर्शाएंगे। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे, 2 फोर्स लगेगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। इसका मास m है तो mg लगा वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे, और स्ट्रिंग में नो डाउट टेंशन होगा अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग ऐसे t। फ्री बॉडी डायग्राम तो यही है, ये है इसका मीन पोजीशन O, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, और अभी ये इधर भी जाएगा, इधर कहीं आएगा तो वो पॉइंट B ले लेंगे। अब देखो इसमें यहां पे जब आप इसको ले जाके छोड़ते हो तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक है T और एक है mg। इस स्ट्रिंग वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर, दैट इज mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर, दैट इज mg sin थीटा। तो mg t और mg cos थीटा एक ही लाइन में है, लेकिन mg sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो mg sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यानी इसको कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं है, यानी mg sin थीटा का इस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स अगर लगे और ऑब्जेक्ट मोशन के लिए फ्री हो, यानी कहीं से बंधा ना हो, हालांकि ये बंधा हुआ है यहां पे, लेकिन इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ये मूव करने के लिए फ्री है। तो अगर फोर्स लगता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में भी हो और अगर वो मोशन के लिए फ्री हो, तो फोर्स लगने से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट होता है। तो इस mg sin थीटा की वजह से इसमें मोशन स्टार्ट होगा, ये इस डायरेक्शन में यानी A से O की तरफ मोशन शुरू करेगा। जैसे ही ये मोशन शुरू करेगा, ये इस पॉइंट के अबाउट यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट सर्कुलर मोशन भी करेगा। अब इसका ऑस्किलेटरी मोशन होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, ये SHM करेगा कि नहीं करेगा वो भी बाद में देखेंगे। पहले ये जैसे ही इसने मूव किया,
वैसे ही P पॉइंट के अबाउट इसका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया। देखो सर्कुलर मोशन में जरूरी नहीं कि ये सर्कल कंप्लीट करेगा या सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ट्रैक पे लगातार मोशन में होगा तो ही हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर सर्कुलर ट्रैक के एक छोटे से पार्ट पर, एक आर्क पे भी मोशन होता है तो वो सर्कुलर मोशन होगा और उसमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। तो याद करो सर्कुलर मोशन में फोर्सेस अलोंग रेडियल लाइन कभी भी बैलेंस नहीं होते। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ये वाला फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है वो ज्यादा होगा, बाहर वाला फोर्स कम होगा। तो आप यहां लिखोगे कि T माइनस mg cos थीटा will provide necessary centripetal force for circular motion about point P. T माइनस mg cos थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा P पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन के लिए। बट यहां इसका अब आगे फर्दर एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन नहीं समझना है, हमें इसका SHM समझना है। तो यहां इन दोनों फोर्सेस का आपने रोल समझ लिया, उसका कोई बहुत ज्यादा यहां सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें मेन फोकस करना है किस पे? mg sin थीटा पे। अबे देखो mg sin थीटा वाला फोर्स है वो क्या कर रहा है? ये इस A पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को खींच के O की तरफ ला रहा है। फिर जैसे ही फोर्स लगेगा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो फोर्स है उसमें m है, उसमें g है, उसमें sin थीटा है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी ना, थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो साइन का एंगल डिक्रीज होगा, पूरे साइन की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि ये जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स होगा। फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, बट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो फोर्स इस पे लगेगा mg sin थीटा, ये A से O की तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, बट एक्सेलरेशन लग तो रहा है ना। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू घटे तो भी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती है। जैसे आप बाइक चला रहे हो या आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से 4 दोस्त आपको धक्का दे रहे हैं, तो 4 दोस्त का फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन लग रहा है, आपकी स्पीड बढ़ेगी। उसमें से अगर एक दोस्त हट भी जाए तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, बट अभी भी 3 लोग धक्का दे रहे हैं तो अभी भी आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये A पॉइंट से O पॉइंट की तरफ आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे ही ये O पॉइंट पे पहुंचेगा T और mg आपस में बैलेंस हो जाएंगे, यानी ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए इसको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। लेकिन तब तक ये यहां अच्छी खासी वेलोसिटी पकड़ चुका होगा और इनर्शिया की वजह से निकल जाएगा दूसरी तरफ। जैसे ही ये दूसरी तरफ जाएगा, एकदम किनारे वाले पॉइंट पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वैसे बीच के भी किसी पॉइंट पे आप एफबीडी बनाएंगे तो सेम एनालिसिस होगी, सेम तरह के फोर्सेस लगेंगे। यहां क्या होगा? यहां होगा mg नीचे, और ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स का वेरिएशन, एक्सेलरेशन का वेरिएशन, वेलोसिटी का वेरिएशन इस पोर्शन में हो रहा है वैसा ही इस पोर्शन में भी हो रहा है। तो अगर आप थीटा डिग्री के एंगल पे इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो दूसरी तरफ ये थीटा डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही अचीव करेगा। तो यहां भी ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, फिर से इधर mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। फिर से देखो, जैसे ही ये O पॉइंट को पार करके इस तरफ आता है, अगर बीच में कहीं भी हम फिगर बनाएं तो mg sin थीटा की डायरेक्शन इधर ही होगी। यानी ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव करते हुए O पॉइंट को पार करता है, पार करते ही mg sin थीटा की डायरेक्शन पलट जाती है। वेलोसिटी इधर और mg sin थीटा की डायरेक्शन अपोजिट। फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलरेशन भी इधर लगेगा। फिर क्या होगा? वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। अब ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा और इसकी स्पीड को घटाएगा। तो इसकी स्पीड जो यहां पॉइंटों पर मैक्सिमम थी, अब वो घटते 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 फाइनली क्या हो जाएगी? 0। और बता रहे हैं ड्यू टू सिमेट्री कहां 0 होगी? अगर थीटा डिग्री का आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इधर भी थीटा डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने के बाद ही वो रेस्ट स्टेट में आएगा। फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे mg sin थीटा लगना तो बंद नहीं हो रहा, तो वो अभी भी लगेगा, फिर इसको रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में लाएगा, फिर ये इधर से यानी पॉइंट बी से पॉइंट ओ की तरफ मोशन शुरू करेगा। फिर जब मोशन शुरू करेगा तो वेलोसिटी इधर, फोर्स भी इधर या एक्सेलरेशन भी इधर। अब इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी और स्पीड लगातार बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर ओ पॉइंट पे ये मैक्सिमम स्पीड से ओ पॉइंट को पार करेगा, फिर उस तरफ जाएगा। फिर जैसे ही उस तरफ जाएगा mg sin थीटा की डायरेक्शन फिर से पलट जाएगी, फिर से उसकी स्पीड कम होगी और कम होते होते फाइनली ए पे आके रुक जाएगा। तो mg sin थीटा इसके वेलोसिटी के साथ
क्या कर रहा है, या mg sin थीटा फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, उसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उसको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये आपको समझ आ रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ओ पॉइंट के इधर उधर स्ट्रेट लाइन में ऑस्किलेशन परफॉर्म करता है। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया एसएचएम का। फिर मैंने क्या कहा था कि आप जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लोगे तो उसमें आप एफआर ढूंढोगे, रेस्टोरिंग फोर्स। तो बताओ अच्छा इसमें कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीमिटीज से खींच के मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। फिर जैसा ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन को पार करता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, उसकी स्पीड को कम करते करते रोकता है और फिर वापस खींच के उसको मीन पोजीशन की तरफ लाता है, वो फोर्स है mg sin थीटा। तो ऐसे वर्ड्स में लिखने के बाद कहोगे कि इस तरह की एनालिसिस से स्पष्ट है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, वो है mg sin थीटा। अब अगर इसमें हम डायरेक्शन की भी बात करें कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लें, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लें, तो यहां के किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मान लो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। यहां से यहां तक का हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, x। तो इस फिगर के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन जो mg sin थीटा लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए विथ साइन लिखना ज्यादा बेटर होगा यहां। तो आप कहोगे कि भाई इस फिगर से, इस एनालिसिस से एक चीज क्लियर है कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो रेस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी mg sin थीटा। तो Fr इज इक्वल्स टू विथ साइन हुआ माइनस mg sin थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने क्या कहा था कि जब रेस्टोरिंग फोर्स आप ढूंढ लोगे तो फिर आप वहां से एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालोगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहां m किसका मास होगा, जो ऑस्किलेशन कर रहा है उसका मास, यानी इस बॉब का मास, पीतल के गोले का मास, इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा। m से m कैंसिल, a इज इक्वल्स टू माइनस g sin थीटा। अब यहां से देखो a इज इक्वल्स टू माइनस जी। अगर इस थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्योंकि अगर इसे एसएचएम करना है यानी इसका जो ऑस्किलेशन है वो स्ट्रेट लाइन में होना है, तो थीटा मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के। ये कैसे हो जाता है, देखो मोटे तौर पे बताते हैं तुम्हें। जैसे ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, ऐसे ही ग्राफ बनता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो c की वैल्यू 0 है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0 यानी ओरिजिन से पास होगा, m की वैल्यू 1 है यानी ठीक बीचों बीच 45 डिग्री इसका इंक्लिनेशन होगा। तो ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ कि जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही वैल्यू y की भी होगी। तो देखो जो साइन थीटा का ग्राफ है वो भी ना इसी तरीके से बनता है ऐसे, यानी थीटा की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है तो थीटा और साइन थीटा आपस में इक्वल होते हैं, मोटे मोटे तौर पर ऐसा समझ लो। तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह आपने क्या अप्रोक्सीमेशन कर दिया, थीटा। a इज इक्वल्स टू माइनस जी। अब देखो इस वाले फिगर को देखो, इसमें स्ट्रिंग की लेंथ L है। स्ट्रिंग की लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ, यहां से लेके इसके एकदम सेंटर तक। ये एंगल है थीटा, ये लेंथ है x। तो इसको अगर यहां फिर से बनाएं समझने के लिए तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ये x, ये L और ये थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो चाहे ये L लिया जाए चाहे ये L लिया जाए, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ x अपॉन रेडियस L। तो यहां थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो x अपॉन L। अब इसको ऐसे लिखें, a इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। तो अभी तक इसने एसएचएम की पहली कंडीशन फुलफिल की थी। अब यहां से ध्यान से देखो, g कैसा है, कांस्टेंट। एक जगह पे पृथ्वी के अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ये इसका ऑस्किलेशन करवा रहे हो तो वहां पे g की वैल्यू कांस्टेंट हो गया। कि हालांकि g की वैल्यू कांस्टेंट ऐसे नहीं होती, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे g की वैल्यू चेंज होती है, नीचे जाने पे g की वैल्यू चेंज होती है, पोल्स पे g की वैल्यू अलग होती है। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर जो बीच वाली लाइन होती है
वहां पे जी की वैल्यू अलग होती है। स्पेस में आप जाओगे तो जी की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होगी, बट एक जगह पे, जैसे आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिजिक्स के किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जी की वैल्यू फिक्स है। एल इन एक्सटेंसिबल वाली स्ट्रिंग थी तो एल भी फिक्स है, तो जी कांस्टेंट एल कांस्टेंट, इट मींस ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। यह है एसएचएम की दूसरी कंडीशन। और यहां देखो नेगेटिव लगा है ना, तो जब x पॉजिटिव तो a नेगेटिव, और जब x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव a कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी जब ऑब्जेक्ट इधर होगा तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, जब ऑब्जेक्ट इधर होगा तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं एक लाइन में कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता रहता है। तो ये क्लियर हो गया। तो एसएचएम की इसने पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन फुलफिल करी। अब हम स्टैंप लगा सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटी हो, तो इस सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो कैसा होता है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एसएचएम होता है। तो जब ये प्रूफ हो गया कि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है कि इसका हम टाइम पीरियड निकालें। तो अब देखो टाइम पीरियड में टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमें अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अब डायरेक्शन का काम खत्म। तो आप कहोगे कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो है g बाई एल इंटू एक्स, और फिर लगाओगे जनरल फॉर्मूला टाइम पीरियड का, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। दुनिया में कहीं भी एसएचएम होगा कोई फॉर्मूला यही लगेगा। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना दिया था x, और एक्सेलरेशन कितना आया सॉल्व करने के बाद, उसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, g बाई एल इंटू एक्स। तो x से x हो जाता है कैंसिल, तो यहां फाइनली हमें मिलेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। ये होता है सिंपल पेंडुलम के एसएचएम का टाइम पीरियड, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। नीचे नोट नंबर 1, उस फॉर्मूले में आपको कहीं भी m यानी इसका मास दिखाई दे रहा है? नहीं, मास बहुत पहले ही कट गया था। इसका मतलब इस बॉब के मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। कोई अगर ऐसे क्वेश्चन बनाए कि 1 केजी का इस तरह से बॉब है, उसका ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। अगर 5 केजी का हम ले लें उस गोलक को, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। या जैसे कोई झूला झूल रहा हो बच्चा, एक बच्चा और उसके साथ आके बैठ जाए, तो पूछा जाए कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर देखो टाइम पीरियड के साथ साथ, अच्छा और दूसरा नोट नंबर 2 देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें कहीं भी एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है आपको, यानी एक्स दिखाई दे रहा है, तो एम्पलीट्यूड पे, डिस्प्लेसमेंट पे, एक्सेलरेशन पे टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता। टाइम पीरियड पूरी तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, पीछे भी मैं बता चुका हूं आपको। तो हालांकि इसमें डिस्प्लेसमेंट था, एक्सेलरेशन था, लेकिन एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है। तो नो मैटर आप इसको 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ते हो या 0.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ते हो या 0.1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ते हो, टाइम पीरियड वही आएगा एज फार एज कि ये एसएचएम परफॉर्म करे। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। किन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल यानी इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है, और उस पर्टिकुलर जगह जहां पे वो ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वहां पे जी की वैल्यू कितनी है, उस जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। फिर देखो इसमें टाइम पीरियड के साथ साथ एक और टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी बार अपना एसएचएम या ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकेंड में कोई 5 ऑस्किलेशन कंप्लीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। तो देखो टी सेकेंड में एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। टी सेकेंड कौन सा टाइम होता है जिसमें एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है, या एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो सिंस टी टाइम में एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना ऑस्किलेशन कंप्लीट होगा? 1/t, और इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
कई जगह f से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको n लिखूंगा। तो यहां से एक फ्रीक्वेंसी का भी हमें फॉर्मूला मिला 1/t। इसकी यूनिट क्या होगी 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को फिजिक्स में हर्ट्ज बोलते हैं। फ्रैंक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है। तो कभी कभी आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। तो अगर सिंपल पेंडुलम के टर्म्स में बात करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/t, दैट इज 1/2π, और √g चला जाएगा ऊपर, l आ जाएगा नीचे। जो वेरिएशन t में होगा ठीक उसका उल्टा वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में होगा। तो कई बार टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। तो आई होप आपको सिंपल पेंडुलम का केस क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल पेंडुलम के इस केस में और छोटे छोटे कई सारे पॉइंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगली वीडियो में सिंपल पेंडुलम पे मैं ढेर सारे क्वेश्चन बताऊंगा, और उसमें जेई और नीट में भी जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको भी टेकअप करेंगे। अब हमारा प्राइमरी फोकस है ये फॉर्मूला t = 2π √L/g। इसमें सबसे पहला पॉइंट, इफ g इज कांस्टेंट, g के आगे इफ लगा है, यानी g की वैल्यू चेंज हो सकती है। ऊपर जाने पे अर्थ सरफेस से g वैल्यू चेंज हो जाती है, नीचे जाने पे भी g की वैल्यू चेंज हो जाती है। अलग अलग प्लैनेट्स पे g की वैल्यू अलग अलग होगी, पोल्स पे अलग होगी, इक्वेटर पे अलग होगी। तो इफ g इज कांस्टेंट, यानी आप किसी पर्टिकुलर जगह पे हो और वहां पे आप SHM परफॉर्म करवा रहे हो, तो वहां पे तो g की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर g की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि t प्रोपोर्शनल टू √L होगा, यानी इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। यानी अगर किसी तरीके से L चेंज हो जाए तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। L की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगी, L की वैल्यू घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। टाइम पीरियड घटने का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज SHM परफॉर्म कर रहा है, इसको यहां से यहां तक जाने में, फिर यहां से यहां तक आने में, और फिर यहां से यहां तक आने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, और एक ऑस्किलेशन का टाइम ही टाइम पीरियड होता है। सपोज टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 4 सेकेंड में इसने एक ऑस्किलेशन कंप्लीट किया। अब अगर टाइम पीरियड कम हो जाए, सपोज 2 सेकेंड हो जाए या 1 सेकेंड हो जाए, तो अब ये अपना एक ऑस्किलेशन 2 सेकेंड में करेगा। इसका मतलब अब ऑस्किलेशन फास्टर होगा, तेजी से होगा, तभी तो उसको टाइम पीरियड या टाइम कम लगेगा। तो अगर कहीं भी टाइम पीरियड की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ऑस्किलेशन फास्ट हो रहा है, तेज हो रहा है। और कहीं अगर टाइम पीरियड बढ़ जाए, इसका मतलब जो पेंडुलम है वो सुस्त हो गया, धीरे धीरे ऑस्किलेशन हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? तो पहला चीज क्या समझे, t प्रोपोर्शनल टू √L। इसमें आपसे कहा जाए कि अब जरा ग्राफ प्लॉट करके दिखा दो t में और L में। देखो t प्रोपोर्शनल टू √L है, t इक्वल टू एक कांस्टेंट, ऐसे k ले लेते हैं, ये सब कांस्टेंट मिला के √L स्क्वायर करेंगे, आएगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर L। k कांस्टेंट है तो k स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। t है y एक्सिस पे, तो समझने के लिए इसकी जगह y लिख लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसको हटा सो गोली मारो, शेप पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। L x एक्सिस पे है तो x, चलो इसको लिख ही लेते हैं k स्क्वायर x। तो ये देखो कैसा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, एक वेरिएबल में लीनियर है, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस तरह का जो कर्व है वो बनता है पैराबोला। तो पैराबोला देखो ऐसे बनेगा, इस तरीके का बनता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके का बनता है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये ऐसा कर्व है, इसमें ध्यान देना y एक्सिस पे आपने टाइम लिया है, टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो ये नीचे वाला पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये है t वर्सेस L का ग्राफ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभी इसी में क्वेश्चन घुमा दिया जाता है ना, आप पढ़ के गए ये, वहां पे आपका टेस्ट लिया गया
कि भाई टी वर्सेस रूट एल ग्राफ बनाओ। 4 ऑप्शन दे दिया गया कि टी वर्सेस रूट एल ग्राफ कौन सा होगा। अब आप निपट गए वहीं कि यार हम तो पढ़ के गए थे टी और एल के बीच का ग्राफ पैराबोला बनेगा, पूछ रहा है टी और रूट एल का ग्राफ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहां से देखो t इज इक्वल्स टू के रूट ओवर एल, टी है वाई एक्सिस पे, इज इक्वल्स टू के रूट एल है एक्स एक्सिस पे, y इक्वल टू के एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो अगर t और रूट एल के बीच ग्राफ पूछा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और t और l के बीच ग्राफ पूछा जाए तो वो पैराबोलिक होगा। t और रूट एल स्ट्रेट लाइन, t और l पैराबोला, याद रहेगा। इसमें भी नीचे मत ले जाना, टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। उसके बाद देखो इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। दूसरा, मान लो कोई बच्चा ऐसा झूला झूल रहा है ना, झूला झूल रहा है। हालांकि ये परफेक्ट सिंपल पेंडुलम तो नहीं है, इसको आप फिजिकल पेंडुलम कह सकते हो, बट इसकी भी फिजिकल एनालिसिस इसी तरीके की होती है, तो फॉर्मूला मोटे मोटे तौर पर लग जाएगा ये। अब अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये बच्चा ऐसे घूम रहा है, झूला झूल रहा है सावन के महीने में, इसी के बगल में एक और बच्चा के बैठ दिया जाए, तो बैठा दिया जाए, तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां भी अगर इसके गोद में कोई और बच्चा आ जाए, या पहले से ही इसके गोद में कोई बच्चा है वो चला जाए, तो टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट, अब जैसे मान लो इसमें अगर हम इफेक्टिव लेंथ देखें तो यहां से इसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये होगा इफेक्टिव लेंथ एल। अब अगर ये झूला झूलते झूलते अचानक खड़ा हो जाए, झूला झूलते झूलते क्या हो, अचानक जिस पे वो बैठा था उसी पे खड़ा हो जाए, तो अगर ये झूला झूलते हुए अचानक से खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। अब इसकी पोजीशन ऐसे कुछ होगी, तो जो पॉइंट यहां था सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा यहां। तो अब इफेक्टिव लेंथ जो पहले यहां तक होती थी वो अब इफेक्टिव लेंथ यहीं तक रह जाएगी, यानी L की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो L की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा इसका मतलब वही हम लोगों ने समझा था कि ऑस्किलेशन फास्टर हो जाएगा, उसका मोशन तेज हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। या इसका उल्टा अगर कहें कि कोई लड़का इस तरह से खड़ा है और अचानक बैठ जाता है, तब उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एनालाइज कर लोगे। फिर मान लो अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट लेते हैं। मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है जिसमें ये स्ट्रिंग की बजाय कोई वायर है, तार है, और मान लो यहां आसपास आग लगा दी जाए, इसको हीट किया जाए, गर्म किया जाए। तो गर्म करने पे कोई भी चीज एक्सपैंड होती है, तो ये जैसा ही एक्सपेंड होगा L की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो L की वैल्यू बढ़ेगी तो T की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भी, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है। आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गए और एक छोटी सी चीज आपसे पूछ ली गई, उसी में निपट गए आप। या आपके 12th 11th 12th में हम लोग के टाइम वाइवा होता था ना, तो वाइवा में एक एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछता था, तो वो भी इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछते थे टाइम पीरियड से रिलेटेड। तो ऐसा अगर कोई पूछेगा तो वहां भी आपके ये सारा छोटा छोटा जो पॉइंट है वो काम आएगा। अगला पॉइंट देखो, मान लो ये जो सिंपल पेंडुलम में बॉब है, गोलक है, इसमें रेत भरी हुई है, सैंड या फिर वाटर भरा हुआ है, और ये ऐसा ऐसा चम परफॉर्म कर रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ होगी, यहां से भरा हुआ होगा तो उसका सेंटर ऑफ जो मास वाला पॉइंट है वो यहां होगा सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट लेते हैं, तो ये हुआ हमारे इफेक्टिव लेंथ L। इफेक्टिव लेंथ और टाइम पीरियड का बीच का रिलेशन आपके सामने है, ये SHM परफॉर्म कर रहा है। अब आपसे कहा जाएगा कि इसके नीचे एक हल्का सा छेद कर दिया जाता है, तो छेद करोगे तो क्या होगा, इसमें से पानी या सैंड बाहर निकलने लगेगा और ऊपर से ऐसे रेत खाली होने लगेगी। तो ऊपर से जब रेत खाली होगी ना, तो ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जाएगा नीचे। तो ये पॉइंट जब नीचे जाएगा तो L की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और L की वैल्यू बढ़ेगी तो T की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जब ये पूरा बालू या पूरा पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा तो वापस से जो इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है या ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला पॉइंट है वो वापस यहां आ जाएगा।
तो वापस यहां आ जाएगा, तो इसका एल शुरू में तो बढ़ेगा लेकिन कुछ देर बाद वापस उतना ही हो जाएगा जितना कि पहले था। यानी पूरे भरे हुए केस में और पूरे खाली केस में सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट एक ही पॉइंट होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला पॉइंट। तो शुरू में एल बढ़ा तो टी भी बढ़ा, फिर एल घटकर उतना ही हो गया जितना पहले था, तो टी भी घट के उतना ही हो जाएगा जितना कि पहले था। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब चलते हैं टी और जी के बीच का रिलेशन देखते हैं। टी और जी के बीच के रिलेशन में देखो, अगला नोट, इफ एल इज कांस्टेंट देन टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। यानी जी की वैल्यू पे भी टाइम पीरियड डिपेंड करता है। जी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे टी की भी वैल्यू चेंज होगी। अब इसमें भी आपको कई सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सेंटर ऑफ द अर्थ, एट सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होता है जी की वैल्यू? पढ़े हो ग्रेविटेशन में, जी की वैल्यू हो जाती है 0। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो जी की वैल्यू अगर 0 होगी तो टी की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, यानी एक ऑस्किलेशन करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, अर्थ के सेंटर पर रखा हुआ है, इसको अगर आप ऐसे करके छोड़ोगे तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप वेट करते रहो करते रहो करते रहो, इसको एक ऑस्किलेशन करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब ये ऑस्किलेशन करेगा ही नहीं। तो टी की वैल्यू इनफाइनाइट। फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू पूछ दे तो ऑस्किलेशन हो ही नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0। वैसे भी 1/∞ कितना होता है? 0। दूसरा, यह है हमारा प्लैनेट अर्थ। अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये पता है सभी को। तो अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे, अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो टी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी लोलक घड़ी, पेंडुलम वॉच सुस्त पड़ जाएगी। टी की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब एक ऑस्किलेशन में पहले से ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ऑस्किलेशन होगा। जो घड़ी की सुइयां वो धीरे धीरे टिक टिक करेंगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में अर्थ पता ही ऐसे पोल्स पे थोड़ा सा चपटा है। ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, ये हो गया पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहां पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और यहां पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है। ये पता है, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आपने। जी की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा होगी वहां टाइम पीरियड सबसे कम होगा, टाइम पीरियड मिनिमम होगा। अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। और यहां पे विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे जी की वैल्यू मिनिमम होने से टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इन दोनों पोजीशंस पे, इन दोनों पॉइंट्स में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक सिंपल पेंडुलम को अगर हम पोल्स से इक्वेटर की तरफ ले जाएं तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड यहां मिनिमम है, वहां टाइम पीरियड मैक्सिमम है, तो इधर से इधर जाओगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। या उल्टा भी बनाया जा सकता है कि यहां से अगर कोई पोल्स की तरफ किसी सिंपल पेंडुलम को लेके जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अर्थ के सेंटर पे देख लिया हम लोगों ने, अर्थ के अलग अलग पोजीशंस पे, पोल्स पे और इक्वेटर पे देख लिया हम लोगों ने। फिर अगर अर्थ से ऊपर जाएं तो भी हम लोगों ने टाइम पीरियड पे इफेक्ट देख लिया। अब जैसे मान लो कोई लिफ्ट है, अगला पॉइंट, ये ऐसे कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट में इसकी सेलिंग से ये कोई सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है। अगर ये फ्री फॉल होने लगे, क्या होने लगे? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होता है तो जी की वैल्यू इफेक्टिवली हो जाती है 0। तो फ्री फॉल होगा, इसको भी अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो फ्री फॉल अगर ये होगा तो इफेक्टिवली जी की वैल्यू हो जाती है 0। तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसमें भी टाइम पीरियड आपको इनफाइनाइट मिलेगा या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी 0। फिर अगले पॉइंट में ये था अर्थ। अर्थ के किसी पॉइंट पे हम लोगों ने टाइम पीरियड एनालाइज किया, t = 2π√L/g आया। अगर मान लीजिए आप किसी एलियन प्लैनेट पे चले गए,
ये कोई प्लैनेट एक्स है, यहां पे जी की वैल्यू है जीपी, यानी वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से अलग है, उसको जीपी लिख देते हैं। वो जी अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मून पे कम है, दूसरे प्लैनेट्स पे जो अर्थ से बड़े हैं वहां ज्यादा है। तो इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करेंगे, आप लिखेंगे टाइम पीरियड एट दैट प्लैनेट विल बी टीपी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी पी। अब हमें जी की जगह उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना होगा। तो आई होप इतने से आपको सिंपल पेंडुलम का केस अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंपल पेंडुलम कब और किन परिस्थितियों में एसएचएम करता है, कैसे पूरे स्टेप्स हम फॉलो करके उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, और टी किन किन चीजों पर कैसे कैसे डिपेंड करता है, एल पे कब कब किन किन परिस्थितियों में डिपेंड करेगा, जी पे कैसा डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में इसका ये जो फॉर्मूला है इस पे ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। लिफ्ट में कोई सिंपल पेंडुलम है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ऐसे किसी ऊपर या नीचे की बजाय ऐसे तिरछे डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, कार की सीलिंग से बंधी है, कार सर्कुलर मोशन कर रही है, उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड के बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहना।